Say let's start with the सेबी रिवीजन सीरीज. अब देखो सेबी में आप लोग का 10 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा. इफ यू सी ऑल द पास एग्जाम पेपर 10 मार्क्स मिनिमम आने ही वाला है. 10 से ऊपर ही हो सकता है, 10 से कम नहीं होगा. ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं. एक फास्ट ब्रशअप कर लो कितने वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं एंड सॉल्यूशन आपके पास है. विल जस्ट सी दैट थिंग. सबसे पहले आता है पब्लिक ऑफर प्राइस. सो द फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो म्यूचुअल फंड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आता है इन सेबी पेपर इज पब्लिक ऑफर प्राइस एंड रिडम्पशन प्राइस. अब म्यूचुअल फंड हम लोग कौन से प्राइस पे परचेज करते हैं? पब्लिक ऑफर प्राइस पे, जो कि एनएवी से ज़्यादा होने वाला है. एंड म्यूचुअल फंड हम लोग किस प्राइस पे बेचते हैं? रिडम्पशन प्राइस पे, जो एनएवी से कम होता है. क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होता है? तो पब्लिक ऑफर प्राइस एनएवी अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड. एंड रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? एनएवी अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड. व्हाट इज फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड? जो स्टार्टिंग में जब आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हो तो जो आप कॉस्ट पे करते हो दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड लोड, जिसको हम लोग एंट्री लोड भी बोलते हैं. एंड बैक एंड लोड क्या है? जो हम लोग जब म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं उस समय जो अपने को प्राइस मिलता है दैट इज टू बी कॉल्ड एज बैक एंड लोड, जिसको हम लोग एग्जिट लोड भी बोलते हैं. क्लियर? अब इसके ऊपर हम लोग ने कई वैरायटी के क्वेश्चंस किए हुए हैं. दैट्स अब अगर क्वेश्चन में आपको रिडम्पशन प्राइस दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको एग्जिट लोड दिया है, याद रखना म्यूचुअल फंड के कैलकुलेशन में अगर एनईवी कैलकुलेशन आए या कोई भी कैलकुलेशन आए उसको 4 डिजिट डेसिमल तक सॉल्व करिएगा. तो यहाँ पे अगर एग्जिट लोड दिया है 2.25%, तो ये कितना हो गया? 0.0225. क्लियर? तो अगर रिडम्पशन प्राइस दिया है, एग्जिट लोड दिया है, तो अपने को एनएवी निकालना होगा. हाउ टू सॉल्व दैट एनएवी? स्ट्रेट अवे सीधा फॉर्मूला में रखना है. एकदम सिंपल है. रिडम्पशन प्राइस का टू एनएवी अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड. रिडम्पशन प्राइस दिया है, बैक एंड लोड दिया है, एनएवी निकल जाएगा. क्लियर? अब नाउ इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा है कि अगर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया इन स्कीम दैट चार्ज 2% फ्रंट एंड लोड. तो फ्रंट एंड लोड दे दिया है 2%, एनईवी दे दिया 10 रुपीज, पब्लिक ऑफर प्राइस. समझा? ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ये स्ट्रेट फॉर्मूला पे बेस्ड है. आपको स्ट्रेट फॉर्मूला पे चीज़ें रखनी है, कैलकुलेशन अपने आप कैलकुलेशन आ जाएगा. अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. या तो आपसे वो पब्लिक ऑफर प्राइस या रिडम्पशन प्राइस पूछ सकते हैं, या तो वो आपसे एनईवी पूछ सकते हैं, या तो फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड पूछ सकते हैं. अगर क्वेश्चन में फ्रंट एंड लोड बैक एंड लोड सॉल्व करने को आए तो वो आपको परसेंटेज में मेंशन करना पड़ेगा. तो फिर सी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में कितने मार्क्स के हैं ये भी मेंशन किया हुआ है. अब क्वेश्चन में क्या दिया कि यूनिट प्राइस जो है वो 10 है, पब्लिक ऑफर प्राइस रिडम्पशन प्राइस दिया है, अपने को क्या निकालना है? फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड. हाउ टू सॉल्व दैट थिंग? इफ यू सी दिस, तो अगर एनएवी दिया हुआ है, पब्लिक ऑफर प्राइस दिया है, रिडम्पशन प्राइस दिया है, तो पब्लिक ऑफर प्राइस का फॉर्मूला क्या है? एनएवी अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड. अब पब्लिक ऑफर प्राइस दिया है, एनएवी दिया है, तो 1 माइनस फ्रंट एंड लोड. दैट्स हाउ. सो 1 माइनस फ्रंट एंड लोड इज इक्वल टू 10 अपॉन 10.204. मतलब 1 माइनस फ्रंट एंड लोड इज 0.98. तो कितना आ गया? फ्रंट एंड लोड इज 0.02 विच इज नथिंग बट 2%. क्लियर? तो जब आप फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड को रिप्लाई आंसर दोगे इन योर एग्जाम, तो वो आपका परसेंटेज के फॉर्म में आना चाहिए. अब अगर रिडम्पशन प्राइस दिया है, एनएवी दिया है, तो बैक एंड लोड विल बी कैलकुलेटेड. क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आएगा नाउ, जो कि 2017 में भी आया था, आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसमें आपको रिडम्पशन प्राइस दे दिया है, फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड दे दिया है. तो पहले आपको एनईवी निकालना पड़ेगा और फिर पब्लिक ऑफर प्राइस. अब देखो रिडम्पशन प्राइस दिया है एंड बैक एंड लोड दिया है, तो इससे अपना एनईवी सॉल्व होगा. एनईवी सॉल्व हो गया, फ्रंट एंड लोड दिया है, तो अपना पब्लिक ऑफर प्राइस निकल जाएगा. कैसे निकाला जाएगा? अब यहाँ पे now, so if redemption price is 12, front end load is 2% which is nothing but 0.02, back end load is 3% which is nothing but 0.03. तो रिडम्पशन प्राइस अगर दिया है तो रिडम्पशन प्राइस का टू एनएवी अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड. अब यहाँ पे बैक एंड लोड दिया है, रिडम्पशन प्राइस दिया, तो एनएवी निकल जाएगा. एनएवी निकालने के बाद अब फॉर्मूला क्या है? तो पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू एनएवी अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड. अब यहाँ पे अगर एनएवी मिल गया, फ्रंट एंड लोड दिया है, तो पब्लिक ऑफर प्राइस मिल जाएगा. क्लियर? सो ये वैरायटी है
विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड। ये बस इसको ध्यान से देख लीजिए प्लीज। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है अंडर दिस इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न के ऊपर, एचपीआर के ऊपर। अब यहाँ पे एंड एनईवी कैलकुलेशन पे अब एनईवी क्या होता है, तो एनईवी इज नथिंग बट, अगर सिंपल फॉर्मूला बताया जाए तो एसेट माइनस लायबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब इसका जो फॉर्मूला दिया है आपके मॉड्यूल में, विच इज नेट एसेट ऑफ द स्कीम अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एंड नेट एसेट ऑफ द स्कीम क्या होता है, तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है प्लस रिसीवेबल प्लस अदर अक्रूड इनकम प्लस अदर एसेट, इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, अक्रूड एक्सपेंसेस, अदर पेबल्स, अदर लायबिलिटीज। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें क्वेश्चन में आपको दे विल गिव यू द डिटेल एंड उसके बेसिस पे पहले आपको एनवी निकालना होगा। अच्छा, फिर वो लोग क्या क्वेश्चन में देंगे कि आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया था एट दिस पर्टिकुलर प्राइस एंड म्यूचुअल फंड में आज की तारीख में एनवी इतना है, तो अपने को होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इंस्टीट्यूट जनरली हैज। तो यहाँ पे इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो इसमें साइज ऑफ द स्कीम दिया हुआ है, फेस वैल्यू ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा। अगर मान लो नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं भी दिया है, साइज ऑफ द स्कीम दिया और फेस वैल्यू दिया तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो दिया है, रिसीवेबल दिया है, अक्रूड इनकम दिया है, लायबिलिटीज दिया है, अक्रूड एक्सपेंस दिया है। तो इन 5 इन्फॉर्मेशन से नेट एसेट ऑफ द स्कीम मिल जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट एसेट ऑफ द स्कीम, मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो प्लस रिसीवेबल प्लस अदर अक्रूड इनकम प्लस अदर एसेट। अब देखो इन 4 में से तो मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो 4200 करोड़ प्लस रिसीवेबल 100 करोड़ प्लस अक्रूड इनकम 100 करोड़। क्लियर। तो 4400 करोड़ आ गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग माइनस क्या करते हैं, अक्रूड एक्सपेंस, अदर पेबल्स, अदर लायबिलिटीज। तो यहाँ पे लायबिलिटीज माइनस हो जाएगा 150 करोड़ का, अक्रूड एक्सपेंस माइनस हो जाएगा 275 करोड़ का। जब आप इतना माइनस करोगे तो आपको जो मिलेगा वो है नेट एसेट ऑफ द स्कीम। अब नेट एसेट ऑफ द स्कीम को हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स से। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 200 करोड़। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, देन विल गेट द एनएवी कैलकुलेशन। तो जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग ने नेट एसेट स्कीम का फॉर्मूला, अच्छा जब आप एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला लिखोगे तो पहले फॉर्मूला लिखना है फिर कैलकुलेशन करना है। क्लियर। तो नेट एसेट स्कीम आ गया 3975 करोड़, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है तो एनएवी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में फर्दर क्या दिया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनएवी। यहाँ पे आपका एनएवी कैलकुलेट हो गया। देन आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। अगर यूनिट होल्डर हैज परचेज यूनिट्स, किस प्राइस से परचेज किया है, 15 रुपीज़ पर यूनिट, एंड डिविडेंड कितना मिला है, ₹2 पर यूनिट। अब एक चीज ना, होल्डिंग पीरियड रिटर्न जब निकाला जाता है तो वो पर यूनिट का निकाला जाता है। तो यहाँ पे अपना एनएवी आज की तारीख में कितना आ गया है, 19.875। अच्छा, जब परचेज किया था तो उस समय यूनिट कितने का था, 15 पर यूनिट का था। आज की तारीख में 19.875 है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया, 4.875 पर यूनिट, एंड डिविडेंड कितना मिला है, ₹2। तो इसका मतलब मैंने पर यूनिट पे टोटल इनकम कितना कमाया, 6.875। तो मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना हो जाएगा या रिटर्न परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो जो मैंने टोटल रिटर्न कमाया है पर यूनिट अपॉन जिस प्राइस में मैंने परचेज किया था, तो अपॉन 15 इंटू 100, दैट इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द क्वेश्चन। अब देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके ICSI मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 2016 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। सो सी क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है ना, देखो ICSI वाला क्वेश्चन जो हो तो बहुत ही सिंपल है, उसमें सिर्फ एनएवी निकालना है। अब यहाँ पे देखो नेम ऑफ द स्कीम दिया है, साइज ऑफ द स्कीम दिया है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स दिया है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग आ गया शेयर्स। क्लियर। तो 10 lakhs, मार्केट वैल्यू ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल 180 lakhs, अक्रूड इनकम दिया है, रिसीवेबल दिया है, इन सबको ऐड कर देंगे, लायबिलिटीज एंड अक्रूड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तो नेट एसेट जो स्कीम मिल गया उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया, आपको एनएवी मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ ना। ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2016 में क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन में दिया है कि अपने को एनएवी निकालना है एंड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। अच्छा, यूनिट किस प्राइस से परचेज किया गया है, 17.60,
एंड डिविडेंड कितना मिला है, ₹2 पर यूनिट। क्लियर, तो परचेज प्राइस अपने को मालूम पड़ गया, डिविडेंड मालूम पड़ गया, फेस वैल्यू दिया हुआ है 10। अच्छा, अदर डिटेल्स क्या है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो, साइज ऑफ द स्कीम। अच्छा, ये साइज ऑफ द स्कीम का मतलब क्या हुआ, ये पूरे स्कीम की साइज है। देन अक्रूड इनकम दिया है 100 करोड़, रिसीवेबल दिया है 100 करोड़। अब देखो इसमें कई बार क्या होता है, बच्चों को ना कंफ्यूज करने के लिए, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो के नीचे साइज ऑफ स्कीम दिया। अब बच्चा अगर इसको ऐड कर देगा तो हो गया क्वेश्चन गलत, क्योंकि अपना फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नेट एसेट ऑफ द स्कीम का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो प्लस रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, अदर एसेट, इन सबको ऐड करना है। देखो इसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो ऐड हो जाएगा, अक्रूड इनकम ऐड हो जाएगा, रिसीवेबल ऐड हो जाएगा, इन तीन को ऐड करेंगे। अच्छा, माइनस क्या होगा, लायबिलिटीज एंड अक्रूड एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। क्लियर, इसको माइनस करके ये अपने को क्या मिल जाएगा, नेट एसेट ऑफ द स्कीम। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से। जब हम लोग नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड करेंगे तो अपने को कितना आ गया एनएवी, 19.875। अब जब 19.875 आ गया तो हम लोगों ने परचेज किस प्राइस पे किया था, 17.6 पर यूनिट पे किया था, एंड 19.875 इस करंट एनएवी। तो मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ, 2.275, और डिविडेंड कितना मिला है पर यूनिट 2। इसका मतलब मेरा टोटल रिटर्न कितना हो गया, 4.275, एंड हमने किस प्राइस से परचेज किया था, 17.6, उससे डिवाइड कर देंगे, अपना रिटर्न परसेंटेज या होल्डिंग पीरियड रिटर्न मिल जाएगा। क्लियर, दिस इज द सेकेंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन which institute asks from mutual fund chapter. Is this clear? अब जो थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछता है, उसमें व्हाट दे विल गिव यू, they will ask you to calculate the value of portfolio and NAV calculation. Clear? अब देखो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया, उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मिल जाएगा। Now if you see क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 आपके आईसीएसआई मॉडल में भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो कि 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें क्या दिया है, दैट फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन pertaining to the portfolio of डॉलेक्स म्यूचुअल फंड। अब इसमें क्या दिया है, दैट स्टॉक दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, करंट मार्केट प्राइस दिया है। तो अगर स्टॉक एंड नंबर ऑफ शेयर दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मिल जाएगा। तो अपने को एलएनटी के शेयर्स का कितना वैल्यू मालूम पड़ गया, कैसे मालूम पड़ेगा, 1,10,000 शेयर्स इंटू 2685.45 पर शेयर जो है, तो ये जो टोटल वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द एलएनटी शेयर्स। सेम तरीके से वैल्यू ऑफ सिप्ला, विप्रो, एचडीएफसी, टाटा स्टील, इन सब के वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल दिए। आपने जब वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल दिया, उन सबको जब ऐड कर देंगे तो ये अपने को क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। समझा? तो आपको इसको एग्जाम में हाउ यू कैन प्रेजेंट द क्वेश्चन, यू कैन प्रेजेंट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म, एक बॉक्स बना के, तो स्टॉक, नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस एंड मार्केट वैल्यू। क्लियर? याद रखना पेपर में आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। क्लियर? हाउ यू प्रेजेंट, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपका एंड रिजल्ट मान लो कि कुछ गलत भी आता है लेकिन आपका स्टेप मार्किंग प्रोसेस जा रहा है तो विल गेट गुड मार्क्स। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इट इज हाईली स्कोरिंग साइड, यू कैन स्कोर 100% ऑल्सो। क्लियर? अब देखो तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मिल गया। क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट बोल रहा है द फंड हैज नॉट बोरोड एनी मनी बट इट्स अक्रूड मैनेजमेंट फीस विद द पोर्टफोलियो मैनेजर करेंटली टोटल एट 30 lakhs। मतलब यहाँ पे टोटल फीस कितनी है, देखो यहाँ पे अक्रूड मैनेजमेंट फीस है, तो ये मिलने वाला है कि पे करना है, पे करना है, तो ये मेरा अक्रूड एक्सपेंस हो गया। तो अक्रूड एक्सपेंस को जब हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो से माइनस करते हैं तो अपने को नेट एसेट ऑफ स्कीम मिलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स दिया हुआ है 10,75,73,000। अब यहाँ पे क्या क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो अपने को वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मिल गया, वो समझा कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब नेट एसेट ऑफ स्कीम का फॉर्मूला क्या है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, वो अपने को मिल गया। अच्छा क्वेश्चन में रिसीवेबल दिया है क्या, नहीं। क्वेश्चन में अक्रूड इनकम दिया है, नहीं। अदर एसेट दिया है, नहीं। अच्छा वहाँ पे क्वेश्चन में अक्रूड एक्सपेंस दिया है,
यस, तो वहाँ पे मैनेजमेंट फीस माइनस कर देंगे, अदर पेबल्स, अदर लायबिलिटी, बाकी कुछ नहीं दिया है, तो माइनस करने तो अपने को क्या मिलेगा, नेट एसेट ऑफ द स्कीम, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, एनएवी। क्लियर? तो पहले बॉक्स फॉर्म में बना के वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मिल जाएगा, फिर नंबर ऑफ यूनिट, उसमें अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो माइनस कर देना, तो नेट एसेट ऑफ द स्कीम मिल जाएगा, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ द एनएवी। क्लियर? नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन, सेम लाइन पे क्वेश्चन दिया हुआ है दैट चार कंपनीज के शेयर्स दिए हैं, एन डी एस एन सी लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है एंड मार्केट वैल्यू पर शेयर दिया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मिल जाएगा, उन सबको ऐड कर देना। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया हुआ है, 10 लैक्स, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना दिया है, 2.5 लैक्स, एंड अदर लायबिलिटी कितना दिया है, 2 लैक्स। क्लियर? हाउ टू सॉल्व दैट थिंग, सेम तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो अपने को मार्केट वैल्यू मिल गया, उस पूरे को ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। अब इसमें से अपने को क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, अक्रूड एक्सपेंस एंड अदर लायबिलिटीज माइनस किया, जब उन्होंने माइनस किया तो अपने को क्या मिल गया, नेट एसेट ऑफ द स्कीम। जब नेट एसेट स्कीम मिल गया, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है, तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा, एनएवी। क्लियर? दिस इज द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछता है कि आपको मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो पूछ सकते हैं प्लस एनएवी कैलकुलेशन पूछ सकते हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? नाउ जो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है म्यूचुअल फंड में, जो कि बैक टू बैक पेपर में आया था, नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। अब ये क्वेश्चन जो अगर आप ध्यान से देखो तो आप लोग क्लास में बताया था कि 2018 में भी क्वेश्चन आया था, 2019 जून में भी आया था और 2019 दिसंबर में भी आया था। अब ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। इफ यू सी ऑल दिस थ्री क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के दो पार्ट हैं। पहला आपको दिया है कि म्यूचुअल फंड में आपने स्टार्टिंग में किस प्राइस से परचेज किया था एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड एनएवी कितना है, तो आपको स्टार्ट एनएवी और एंड एनएवी दे दिया, उससे आप कैपिटल एप्रिसिएशन निकाल लोगे। फिर दिया है कि म्यूचुअल फंड ने सर्टेन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया अपने यूनिट होल्डर को, तो चाहे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया वो दे दिया है। और अब वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि एक तो इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है, दैट इज वेरी सिंपल बच्चे, ये तो कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ही डाउट आता है, और पेपर में याद रखना अगर क्वेश्चन का अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है जिसमें 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1 मार्क का होगा या मैक्सिमम 2 मार्क का होगा। आपका जो मेजर वेटेज होगा वो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का ही होगा, वो कम से कम 3 से 4 मार्क भी हो सकता है। ठीक है, 2 + 3 इज द एवरेज, 1 + 4 के भी होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट आपसे मेन जानना चाहता है सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि अगर इस डिस्ट्रीब्यूशंस को री इन्वेस्ट किया गया है, किस प्राइस पर री इन्वेस्ट किया गया है, सो इफ दिस distributions being reinvested at an NAV of 11.8, then what is the return for 200 units? Clear? तो यहाँ पे 200 यूनिट्स का आपको री इन्वेस्ट किया गया है, तो कितना रिटर्न परसेंटेज आएगा, दैट इज समथिंग द इंस्टीट्यूट वांट्स टू नो। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नाउ सी दिस थिंग। अब देखो, अब क्वेश्चन में इफ यू टेक अब देखिए, नाउ इफ यू सी दिस थिंग, सो क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में 11.5 पर यूनिट इज द म्यूचुअल फंड एनएवी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना है 12.1, तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया 0.6। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, नाउ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है 0.8 पर यूनिट, एंड कैपिटल गेन की डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया है 0.7 पर यूनिट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐड कर देंगे तो टोटल रिटर्न कितना हो गया, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, तो पर यूनिट कितना रिटर्न कमाया हम लोगों ने 2.1, और इस रिटर्न को कमाने के लिए हमने खर्चा कितना किया था 11.5 पर यूनिट। इसका मतलब मेरा रिटर्न परसेंटेज कितना हो गया 18.26। यहाँ तक में मेजरली बच्चों को डाउट नहीं आता, डाउट आता है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट हैज दिस डिस्ट्रीब्यूशन
being reinvested at an average NAV of 11.8. देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या था, डिविडेंड था एंड कैपिटल गेन था, तो 0.8 प्लस 0.7 ये जो पर यूनिट टोटल 1.5 जो है, अगर इसको री इन्वेस्ट कर दिया गया है नाउ एट एवरेज NAV ऑफ 11.8, व्हाट इज द रिटर्न फॉर 200 यूनिट्स। तो यहाँ पे देखो रिटर्न कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 1.5 पर यूनिट, टोटल यूनिट्स कितने हैं 300, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट री इन्वेस्ट कितना हुआ है 300 इंटू 200 यूनिट इंटू 1.5, मतलब 300 रुपये री इन्वेस्ट हुए हैं। अच्छा ये 300 रुपये री इन्वेस्ट किस प्राइस पे हुए हैं, 11.8 पे, 11.8 पे री इन्वेस्ट हुआ है ना, तो आपने और कितना यूनिट परचेज किया, एडिशनल कितना यूनिट परचेज किया, सो 300 अपॉन 11.8 दैट इज 25.42 यूनिट्स। इसका मतलब जब आपने 200 यूनिट्स का कैलकुलेशन निकालना है, तो 200 यूनिट्स जब आपने स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड परचेज किया था तो किस प्राइस पे परचेज किया था 11.5 पे, तो 11.5 इंटू 200 मतलब अपने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 2300 का, और रिडम्पशन के टाइम पे आपके पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए हैं 200 परचेज किया था प्लस आपने री इन्वेस्ट किया है, तो री इन्वेस्टेड कितना है 25.42 यूनिट्स और परचेज किया है, तो टोटल रिडम्पशन के टाइम पे अपने पास यूनिट्स कितने हो गए 225.42 एंड रिडम्पशन एनएवी कितना है 12.1, मतलब मेरे को टोटल अमाउंट रिडम्पशन के टाइम पे कितना मिला 2727.582, ये पैसा मेरे को मिला, और मैंने पैसा कितना खर्चा किया था 2300 इन्वेस्ट किया था ना, तो मैंने अगर 2300 इन्वेस्ट किया था तो मेरा रिटर्न परसेंटेज कितना हो गया, आपने कितना रिटर्न कमाया, डिफरेंस अमाउंट रिटर्न आ गया, रिटर्न कितना कमाया 427, तो मेरा रिटर्न परसेंटेज कितना हो गया, तो जो टोटल रिटर्न कमाया अपॉन जितना मैंने पैसा खर्चा किया था 2300 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 18.59। अच्छा अगर ये रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, री इन्वेस्ट करते, तो रिटर्न परसेंटेज आ रहा है 18.59, और अगर इस रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो मेरा परसेंटेज आ रहा है 18.26, तो विच इज अ बेटर ऑप्शन, री इन्वेस्ट करना। क्लियर, ये क्वेश्चन समझा। सो अब आप लोग एक काम करिए, नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। हम लोगों ने देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम तरह क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम तरह क्वेश्चन है, एंड म्यूचुअल फंड में ना दो ही वैरायटी के क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होते हैं, एक ये वाली वैरायटी और एक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, अब देखो इसमें 14 में क्या दिया हुआ है, म्यूचुअल फंड के 300 यूनिट्स है, नाउ उसका एनएवी कितना दिया है 8.75 एंड 9.45 एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर रेस्पेक्टिवली। क्लियर, तो बिगनिंग और एंड का पीरियड दिया हुआ है। नाउ द म्यूचुअल फंड हैज गिवन टू ऑप्शंस। नाउ क्या लिखा है अब यहाँ पे, नाउ म्यूचुअल फंड में क्या ऑप्शन दिया है 0.75 पे किया है एज डिविडेंड एंड 0.6 पे किया है एज कैपिटल एप्रिसिएशन। क्लियर, तो ये दो अपना 0.75 एंड 0.6 पर यूनिट डिविडेंड कैपिटल एप्रिसिएशन दिया है, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड ऑप्शन क्या है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी री इन्वेस्टेड एट एन एवरेज एनएवी ऑफ 8.65। तो देखो पहले वाले में क्या करना है, अपने को कैपिटल एप्रिसिएशन कितना मिला 8.75 स्टार्टिंग में था, 9.45 एंड में है, तो बीच का क्या हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड कितना है 0.75 एंड कैपिटल एप्रिसिएशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया विच इज नथिंग बट कैपिटल गेन, वो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है 0.6, तो अपने को टोटल रिटर्न मिल जाएगा पर यूनिट। इस रिटर्न को कमाने के लिए हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था 8.75, तो रिटर्न परसेंटेज मिल जाएगा। सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबने ट्राई किया है। अब देखिए सबसे पहले नाउ यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन देखो, स्टार्टिंग एनएवी कितना था 8.75, रिडम्पशन एनएवी कितना था 9.45, तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया 0.7। अच्छा डिविडेंड कितना था 0.75, चेक करिए प्लीज स्टेप बाय स्टेप चेक करिए, ठीक है। डिविडेंड कितना है 0.75, कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन कितना है 0.6, तो टोटल रिटर्न पर यूनिट कितना हो गया 2.05। टोटल रिटर्न कितना हो गया, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस कैपिटल गेन 2.05,
और ये 2.05 कमाने के लिए हमने खर्चा कितना किया था 8.75, तो मेरा रिटर्न परसेंटेज कितना आ गया 23.42, ये आया। अब देखिए, अब सेकंड में क्या दिया है कि 300 यूनिट्स में उसने री इन्वेस्ट किया है, कौन से प्राइस पे री इन्वेस्ट किया है 8.65 पे। अब देखो तो रिटर्न क्या री इन्वेस्ट किया गया, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट किया गया, तो मतलब 1.35 पर यूनिट री इन्वेस्ट किया गया है। कितने यूनिट्स के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं 300, तो कितना पैसा री इन्वेस्ट किया गया है 405। 405 किस प्राइस पर री इन्वेस्ट किया गया है 8.65, तो हमने कितने यूनिट और परचेज किए 46.82। अब देखो जब हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था तो हमने 300 यूनिट पे कितना खर्चा किया था 8.75, तो हम लोगों ने कितना खर्चा किया था टोटल 2625, एंड रिडम्पशन एनएवी पे एनएवी कितना है 9.45, और रिडम्पशन के टाइम पे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट कितने थे 300 प्लस 46.82 मतलब 346.82, तो रिडम्पशन वैल्यू कितना मिला मेरे को 3277.44, मतलब हमने कितना रिटर्न कमाया, नहीं हमने रिटर्न कितना कमाया अमाउंट, तो 3277.44 माइनस 2625 मतलब 652.44, और ये कमाने के लिए हमने खर्चा कितना किया था 2625, मतलब मेरा रिटर्न परसेंटेज कितना हो गया 24.85। समझा? दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जहाँ पे री इन्वेस्ट करने की बात होगी। क्लियर? सेम तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम क्वेश्चन है, बैक टू बैक इंस्टीट्यूट ने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका एनएवी कितना दिया था 11.6 दिया था एट द स्टार्टिंग में, एंड एट द एंड कितना हो गया 12.5, तो कैपिटल गेन मालूम पड़ गया, कैपिटल एप्रिसिएशन 0.9 हो गया। अच्छा, मीनवाइल द फंड डिस्ट्रीब्यूट क्या डिस्ट्रीब्यूट किया 0.75 एज डिविडेंड एंड 0.85 एज कैपिटल गेन। समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन है। क्लियर? कैलकुलेट द फंड रिटर्न निकालना है, हैज दिस डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग रीइन्वेस्टेड at average NAV of 12.2, what is the return for 400 units? Clear? Now the next variety of question जो म्यूचुअल फंड में पूछा जाता है that is your now see, अब देखिए, now the next variety of question is question number 12। ये क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में ही पूछा गया है। इफ यू सी द ICSI एग्जाम, लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन में दिया है लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट। अच्छा, लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट मतलब मैंने किस प्राइस से परचेज किया है 20 करोड़ में, कैश इन हैंड कितना दिया है 1.23 करोड़, बॉन्ड एंड डिवेंचर एट कॉस्ट मतलब बॉन्ड एंड डिवेंचर की कॉस्ट वैल्यू कितनी है 4.3 करोड़, ऑफ दीज बॉन्ड नॉट लिस्टेड एंड कोटेड मतलब जो बॉन्ड लिस्टेड एंड कोटेड नहीं है वो कितना है 1 करोड़। तो इसका मतलब लिस्टेड बॉन्ड कितने हो गए 4.3 करोड़ टोटल बॉन्ड की वैल्यू है, जिसमें से अनलिस्टेड 1 करोड़ का है, तो 3.3 करोड़ लिस्टेड की वैल्यू हो गई। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज कितनी है 4.5 करोड़। डिविडेंड अक्रूड दिया है, अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स दिया है, एक्सपेंडिचर अक्रूड दिया है, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड। देखो एनएवी डेट पे लिस्टेड बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो गई 8 करोड़, कॉस्ट प्राइस कितना था 3.3 करोड़, एनएवी डेट पे वैल्यू कितनी हो गई 8 करोड़ मतलब वैल्यू बढ़ गई है। क्या लिखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स ₹10 फेस वैल्यू दिया है, करेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 दिया है। Then the listed shares were purchased when index was 1200, present index is 2120 मतलब आपका इंडेक्स की वैल्यू दे दिया जब परचेज किया था तो इंडेक्स की वैल्यू थी 1200, इट्स लाइक अ सेंसेक्स। सिंपल वर्ड्स में आज सेंसेक्स मान लो चल रहा है 50,000 पे 70,000 पे, ठीक है। आपने जब परचेज किया था MRF के शेयर्स उस समय सेंसेक्स था मान लो 20,000 पे, आज सेंसेक्स हो गया 75,000, तो सेंसेक्स की वैल्यू ग्रो की तो आपके वैल्यू ऑफ शेयर्स भी तो ग्रो किया है ना। तो सिंपल वर्ड्स में आपने लिस्टेड शेयर्स परचेज किया था जब उसकी वैल्यू थी 20 करोड़ और उस समय सेंसेक्स कितना था 1200 के इंडेक्स पे, आज के टाइम पे इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2120, तो अपना वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, तो अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देन
देयर इज अ डिमिनिशन ऑफ 20% द वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड। देखो अनलिस्टेड बॉन्ड की वैल्यू कितनी थी, 1 करोड़, उसमें 20% का डिमिनिशन हो गया, मतलब वैल्यू कम हो गया। क्लियर। थर्ड थिंग क्या दिया है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जिसका फेस वैल्यू 100 है उसका रिलाइजेबल वैल्यू 106.5 है। तो जो 100 रुपए की फिक्स इनकम सिक्योरिटी उसकी रिलाइजेबल वैल्यू आज की डेट में 106.5 है। तो हम लोगों ने फिक्स इनकम सिक्योरिटीज कितने की लिया है, 4.5 करोड़ का, तो उसका रिलाइजेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे हैं, यू हैव टू डू ऑल दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन उसका आपको आज की वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा, उसको ऐड करने का एंड जो लायबिलिटी वो माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, नेट एसेट ऑफ द स्कीम, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो अपने को एनएवी मिल जाएगा। क्लियर। नाउ सी दिस थिंग, तो यहाँ पे लिस्टेड शेयर्स की वैल्यू मिल जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू दिया है, आपका कॉस्ट प्राइस दिया है तो प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा अपने को, देन कैश इन हैंड दिया है, लिस्टेड बॉन्ड की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, अनलिस्टेड बॉन्ड में डिमिनिशन हो रहा है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के 100 रुपये का रिलाइजेबल वैल्यू 106.5 है, तो 4.5 करोड़ का वैल्यू कितना आ जाएगा, देन डिविडेंड एक्रूड, इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, इसमें से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो अपने को नेट एसेट कितना मिल गया, 43.8858 करोड़। अब देखो ये करोड़ दिया है एंड नंबर ऑफ यूनिट कितना दिया है, 20 लैक्स, दोनों का डिनोमिनेशन अलग है, तो वहाँ पे अपने को एनएवी निकालने के लिए अपने को नेट एसेट स्कीम अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो अपने को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 219.429 पर यूनिट। क्लियर। सो दीज आर द क्वेश्चन जो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है म्यूचुअल फंड चैप्टर से। अब देखो, सो दिस इज आवर नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद जो अनदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है वैल्यू एक्स राइट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ राइट। क्लियर। अब यहाँ पे एक्स राइट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालते हैं, देखो इसका फॉर्मूला जो है ना, मैं आपको फॉर्मूला एंड लॉजिक दोनों समझाया था ना। वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकाला जाता है, so number of right shares offered upon original number of shares into x right price minus right issue price। clear। ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ राइट का। एंड एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है ना, व्हाट इज एक्स राइट प्राइस, कि राइट इशू के बाद जो प्राइस होता है ना दैट इज कॉल्ड एक्स राइट प्राइस। तो इसमें फॉर्मूला कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू इनटू प्राइस बिफोर राइट इशू अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू प्लस राइट इशू प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर अंडर राइट इशू अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। अब ये है फॉर्मूला, आपको लॉजिक और फॉर्मूला दोनों समझाया था, वापस एक बार रिकॉल कराते हैं। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए अब क्या लिखा है, द कंपनी वांट्स टू ऑफर राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1 एट अ प्राइस ऑफ 12। तो कंपनी राइट शेयर ऑफर कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखो 3:1 का मतलब क्या हुआ कि एक शेयर पे आपको 3 शेयर मिलेंगे। ये एक पे 3 पे 1 नहीं मिल रहा है, 1 पे 3 मिल रहा है, 3:1 है। सिंपल फंडा है देखना, आपको जो अगर हम लोग मान लो इफ वी राइट, आपका मान लो आपका टैक्स में, सेबी में, कंपनी लॉ में 90 मार्क्स आ गया, ठीक है, तो आप मार्क्स कैसे लिखे जाएंगे, 90/100 लिखेंगे ना। तो जो आपको मिलता है वो हमेशा न्यूमरेटर होता है और आउट ऑफ जिसमें से मिलता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। तो जब हम लोग 3:1 लिखते हैं ना, तो 3 इज समथिंग व्हाट यू आर गेटिंग, तो 3 शेयर आपको मिल रहे हैं अगेंस्ट 1 शेयर। क्लियर। अच्छा किस प्राइस पे मिल रहा है, तो यू आर गेटिंग एट अ प्राइस ऑफ 12 फॉलोइंग द एडिशनल डिटेल ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू, फेस वैल्यू शेयर दिया है। अब क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ राइट। क्लियर। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस थिंग, मैं आपको लॉजिक एंड फॉर्मूला दोनों समझा देता हूँ वापस, आपको जो एग्जाम में अच्छा लगे वो कर सकते हैं। क्लियर। नाउ अब देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, सो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस, तो राइट इशू से पहले कितने शेयर्स थे, 2500 शेयर्स, एंड प्राइस क्या था, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू कितना था, 24, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 60,000। अच्छा अब राइट इशू में कंपनी ने आपको कितने शेयर्स दिए, कंपनी आपको एक शेयर के अगेंस्ट में 3 शेयर दे रहा है, तो अगर मेरा ओरिजिनल शेयर्स 2500 शेयर्स है तो राइट इशू में कितने शेयर्स मिलेंगे, 7500।
अब ये 7,500 शेयर्स राइट इशू में किस प्राइस पे मिल रहा है, 12 रुपीज़ पे, तो इंटू 12 तो वैल्यू आ गया 90,000। इसका मतलब राइट इशू के बाद मेरे टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, तो राइट इशू से पहले से 2,500 शेयर्स, राइट इशू में मिला 7,500, तो मतलब मेरे टोटल शेयर्स कितने हो गए 10,000, और इन 10,000 शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी है 60,000 प्लस 90,000 कितना आ गया 1,50,000। तो अगर 1,50,000 टोटल शेयर्स की वैल्यू है एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 हैं, तो मेरे को पर शेयर की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो मेरा एक्स राइट प्राइस क्या हो गया 15। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट, तो वैल्यू ऑफ राइट का मतलब होता है कि राइट इशू से पहले पर शेयर की वैल्यू कितनी थी एंड राइट इशू के बाद पर शेयर की वैल्यू कितनी है। तो राइट इशू पहले पर शेयर वैल्यू कितनी थी 24 एंड राइट इशू के बाद पर शेयर वैल्यू कितनी है 15, मतलब मेरा वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया 9 रुपीज। क्लियर, ये है लॉजिक से। अब अगर इसी को अगर अपने को फॉर्मूला मेथड से करना है तो वो कैसे करते हो भी समझा देता हूँ, बट फर्स्ट कॉपी दिस पार्ट, so I believe this part being copied, copy this part, so I believe यहाँ तक किया। अब देखो अगर इसी को फॉर्मूला मेथड से किया जाए तो मेरा एक्स राइट प्राइस कितना आ जाएगा, तो एक्स राइट प्राइस कितना आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, थोड़ा था नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू 2,500 इनटू प्राइस बिफोर राइट इशू कितना था 24 प्लस राइट इशू प्राइस कितना था 7,500 इनटू राइट इशू प्राइस क्या था 12 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू, तो कितना आया, तो सेम एक्स राइट प्राइस कितना आ रहा है 15 एंड फॉर्मूला क्या था वैल्यू ऑफ राइट का, तो नंबर ऑफ शेयर्स अंडर राइट इशू कितना था 7,500 अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 2,500 इनटू एक्स राइट प्राइस, व्हाट इज एक्स राइट प्राइस 15 माइनस वैल्यू ऑफ एक्स राइट इशू प्राइस कितना था 12, तो आंसर कितना आ गया 9। क्लियर, अब एक चीज देखना, अगर आपको दोनों ना दिया हो, मतलब आपका एक्स राइट प्राइस भी नहीं दिया है एंड वैल्यू ऑफ राइट भी नहीं दिया है, तो आप फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो या लॉजिक दोनों यूज कर सकते हो, कोई भी ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्स राइट प्राइस दे देना क्वेश्चन में और सिर्फ वैल्यू ऑफ राइट निकालने को बोले तो सीधा फॉर्मूला मेथड यूज करना। नाउ व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज़ दैट विल टेक लेसर टाइम। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर, copy this part, so I believe this part being copied। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा याद रखना क्वेश्चन में अगर लिख दिए ना करंट मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस इज, अगर ऐसा लिखे तो इसका मतलब हमेशा क्वेश्चन में दे आर आस्किंग फॉर, दे आर गिविंग यू एक्स राइट प्राइस, मतलब राइट इशू के बाद का प्राइस दे रहे हैं। क्लियर, नाउ इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 21, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है कि नंबर ऑफ राइट शेयर्स ऑफर, देखो राइट शेयर में कितना ऑफर, नंबर ऑफ कितने ऑफर किए गए 6,000 शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड कितने 3,000, इसका मतलब 3,000 शेयर्स के अगेंस्ट में हमने कितने राइट शेयर दिए हैं 6,000, रेशो कितना हो गया 2:1। क्लियर, एक्स राइट प्राइस दिया हुआ है, राइट ऑफर प्राइस दिया है, अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना है एक्स राइट प्राइस, वैल्यू ऑफ राइट। अगर वैल्यू ऑफ राइट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ राइट का, नंबर ऑफ राइट शेयर ऑफर अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक्स राइट प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस। देखो यहाँ पे स्टेट में सारे को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ राइट शेयर ऑफर कितना हो गया 6,000 अपॉन ओरिजिनल शेयर्स कितने हैं 3,000 इनटू एक्स राइट प्राइस कितना दिया है 32 माइनस राइट इशू प्राइस कितना दिया है 25। स्ट्रेट अवे आंसर पे दिया हुआ है, स्ट्रेट अवे फॉर्मूले में रखिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में एक्स राइट प्राइस दे दे तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला मेथड यूज करना, बिकॉज दैट विल टेक लेस टाइम फॉर यू। क्लियर, आप इसको लॉजिक से भी कर सकते हैं बट लॉजिक विल टेक मोर टाइम, आंसर विल कम्स द सेम। बिकॉज देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने एक्स राइट प्राइस दे दिया, मतलब 32 रुपीज वैल्यू ऑफ बात का दे दिया है, राइट इशू का प्राइस दे दिया है, राइट इशू तो पहले का प्राइस नहीं दिया, तो आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू एंड देन डिफरेंस ऑफ दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ राइट। बट अगर पेपर में ये बैकवर्ड कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रख के आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी दिस पार्ट,
सो आई बिलीव दिस पार्ट बीइंग कॉपीड। और अगर आपको लॉजिक से करना है तो आप लॉजिक भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में अगेन आई एम रिकमेंडिंग, अगर एक्स राइट प्राइस दे दे और सिर्फ वैल्यू ऑफ राइट निकालने को, तो हमेशा फॉर्मूला मेथड यूज करिएगा। क्लियर? इसीलिए आपको लॉजिक भी समझा दिया है कि अगर आप मतलब फॉर्मूला याद नहीं रहा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व तो करना है ना, तो लॉजिक से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला सिंपल है, आप आराम से उसे 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। क्लियर? चॉइस इज योर्स, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। अब देखिए, नाउ इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, क्या दिया है? नंबर ऑफ राइट शेयर ऑफर दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड दिया है, एक्स राइट प्राइस दिया है, राइट ऑफर प्राइस दिया है, मतलब चारों इन्फॉर्मेशन दे दिया है। वैल्यू ऑफ राइट निकालना है, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला में रखिए, आंसर आ जाएगा। सेम इन क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ राइट शेयर दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड दिया है, एक्स राइट प्राइस दिया है, राइट ऑफर प्राइस दिया है। दोनों ही क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में फॉर 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, इट विल नॉट टेक मच टाइम। सॉल्व इट नाउ। सो आई बिलीव दिस पार्ट बीन डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में कितना आंसर आ रहा है? 7.5 आया। क्वेश्चन नंबर 23 में 5, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24, तो ये पूरी वैरायटी कवर हो गई। म्यूचुअल फंड में से इसी वैरायटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24 आल्सो। ना सीधा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ना, सोमनाथ लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ना मार्केट वैल्यू इज, देखो मार्केट वैल्यू इज दिया है, इसका मतलब ये कौन सा प्राइस है? एक्स राइट प्राइस। क्लियर? अभी पीछे बताया था कि अगर क्वेश्चन में लिख दे करंट मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू इज, तो ये हो जाता है एक्स राइट प्राइस। तो देखो एक्स राइट प्राइस बोल दिया है, तो मार्केट वैल्यू इज 250 पर शेयर। द कंपनी डिसाइड्स टू now now what is being said, the company decides to make a right issue to the existing shareholder in proportion of 1 share of 100 at a premium of 30 per share for every 5 shares held। मतलब 5 शेयर्स के सामने एक शेयर दिया जा रहा है, और वो एक शेयर किस प्राइस पे दिया जा रहा है? 130 पे। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब अगर डायरेक्ट फॉर्मूला में रखा जाए तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि नंबर ऑफ राइट शेयर्स अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम एक शेयर दे रहे हैं 5 शेयर्स के अगेंस्ट में, तो 1/5 आ गया। एंड नाउ इनटू राइट इशू एक्स राइट प्राइस कितना है? 250 माइनस एक्स राइट प्राइस कितना है? 130। राइट इशू प्राइस कितना है? 130। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? 1/5 इंटू 250 माइनस 130, कितना आ रहा है? 24। परफेक्ट। अच्छा, अगर हम लोग ओरिजिनल शेयर दें, कितने शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स, और 5 शेयर पे एक शेयर दिए जा रहे हैं, तो टोटल राइट इशू में कितने शेयर्स दिए जाएंगे? 10,000। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 10,000 अपॉन 50,000 इंटू 250 माइनस 130। क्लियर? दैट इज हाउ। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो मार्केट प्राइस कितना है? 250 एंड राइट इशू प्राइस कितना है? 130। रेशो क्या है? 1 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेड। तो इसका मतलब कितना हो गया? तो 50,000 शेयर हमें 10,000 शेयर्स मिलेंगे, तो वैल्यू ऑफ राइट कितना आ गया? 24 पर शेयर। समझा? कॉपी दिस पार्ट। डन। कॉपी दिस पार्ट। क्लियर? तो यहाँ तक ये सारी वैरायटी देख लेना। म्यूचुअल फंड में से इन वैरायटी में से 100% क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी वैरायटी समझ में आ गई। सो प्रैक्टिस ऑन ऑल दिस थिंग। कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। ठीक है? चलो विद दिस, थैंक यू सो मच।